हेलो दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण। आपने पहले देखा था, इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था कि संविधान से पहले हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने किस किस तरह के अधिनियम लेकर आए, ठीक है, जिससे कि वो यहाँ पर अपनी शक्ति को और दृढ़ कर रख सकते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 क्रांति के बाद जो सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गई थी, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल खो रही है, इसलिए वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य में आ गया था। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, चैप्टर सेकेंड, भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा तथा संविधान निर्माण तथा संविधान निर्माण। तो आज हम देखेंगे हमारी जो भारतीय संविधान सभा को किस तरह हमारे सामने आई और उस संविधान सभा ने किस तरह संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तो हम चलते हैं 1885 में, पहले 1895। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं 1895 में। जो 1895 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, एक विधेयक पेश हुआ था। उस विधेयक का नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक, ठीक है। तो इस स्वराज विधेयक में क्या था कि इसमें संविधान निर्माण की पहली बार मांग की गई थी। ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या थी? फर्स्ट टाइम मांग उठी थी इसी स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, मांग उठी, और इस स्वराज विधेयक लाया कौन था? स्वराज विधेयक लाए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन लेकर आए थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट टाइम स्वराज विधेयक लाए थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही स्वराज विधेयक के माध्यम से अपना खुद का एक संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की थी। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि 1895 के बाद संविधान के बारे में और क्या हुआ कि 1916 टाइम पीरियड आया। 1916, अब 1916 में क्या हुआ कि एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन का नाम था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। अब एक आंदोलन चला जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन 1916। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि यानी कि जो घरेलू शासन होगा, ठीक है, वो शासन कौन करेगा? भारतीय करेंगे। इसमें इसके माध्यम से घरेलू शासन की मांग की भारतीयों ने अंग्रेजों से। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि भारत का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था, तो होम रूल लीग के माध्यम से जब आंदोलन चला तो उस आंदोलन में एक मांग थी कि आप बड़े पैमाने पर आप राज करो, आप अपने नियम लाओ, कानून बनाओ, लेकिन जो घरेलू पैमाने होंगे, ठीक है, उन पर जो नियम बनाने के, शासन करने के ये जो काम होंगे वो हमें दे दो। ठीक है, वो भारतीयों को करने दो, बाकी अब जो बड़े पैमाने पर काम आप लोग करो। ये बात कही थी होम रूल लीग आंदोलन में।
यानी कि देखो सोच के देखो, अगर घरेलू शासन की जो संचालन है वो भारतीय करने लगेंगे तो धीरे-धीरे भारतीय इकट्ठे हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा ना कि हम, जैसे मान के चलो अभी हम एक एक प्रॉपर एक क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं प्रॉपर क्षेत्र में, तो उस प्रॉपर क्षेत्र में जैसे मान के चलो यहाँ पर देखो, ये पूरा भारत और ये छोटे-छोटे क्षेत्र, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति यानी कि यहाँ का एक मुखिया यहाँ का संचालन करेगा, यहाँ का, ठीक है? तो हर एरिया का अपना-अपना एक लीडर होगा, वो यहाँ का शासन करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ की जनता जब शासन होने लगेगा तो लोग समझ जाएंगे कि हम अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली क्यों बने। जब हम यहाँ का शासन कर सकते हैं तो इस पूरी जगह का भी शासन कर सकते हैं। यही तो हुआ था कि हर कोई, जैसे धीरे-धीरे शुरुआत हुई थी मुगलों से, और मुगलों से धीरे-धीरे उन्होंने पूरे भारत पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है? तो यही एक मतलब चाहते थे कि ऐसा है कि हमें शासन करने दो अपने-अपने एरिया में। यानी घरेलू शासन भारतीयों को ही छोड़ दो कि भारतीय लोग ही घरेलू शासन करेंगे, बाकी बड़े पैमाने पर सेंट्रल लेवल पर आप शासन करो। ये मांग उठी थी होम रूल लीग आंदोलन में, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1916 से आते-आते 1922 आया। 1922, अब 1922 में क्या हुआ, गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की, ठीक है? अब ये गांधी जी इन्वॉल्व हो गए, गांधी जी, और इसी टाइम पे ये असहयोग आंदोलन भी था, ठीक है? 1920-22 ये असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पीरियड में। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग पर जोर दिया और कहा, अब क्या कहा उसको देखो, उन्होंने कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि जब भी भारतीयों को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, का निर्माण भारतीय लोगों की या भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल होगा, इच्छाओं के अनुकूल होगा, ऐसी बात कही थी गांधी जी ने 1922 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी टाइम पे चोरी चोरा वो कांड हो गया था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन विफल हुआ और उसमें कई लोग मारे गए थे, पुलिस वाले मारे गए थे उस थाने में, ठीक है? फिर गांधी जी को कैद हो गई थी कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, ठीक है? तो ये जो मांग थी संविधान सभा और संविधान निर्माण की, तो बहुत पहले से चली आ रही थी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रस्ताव आया, ठीक है? एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट को बोलते हैं 1928 की बात है,
1928 एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था अगस्त रिपोर्ट। अगस्त रिपोर्ट, देखो अगस्त प्रस्ताव अलग होता है, अगस्त रिपोर्ट अलग है, ठीक है। तो ये अब अगस्त रिपोर्ट 1928 को आई। अब अगस्त रिपोर्ट में क्या हुआ था कि इसकी अध्यक्षता, पहली बात है कि जो अगस्त रिपोर्ट लाया कौन था और ये इसकी अध्यक्षता करी किसने थी, ठीक है। तो उसको देखो, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहर नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं है, पंडित मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू। देखो जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें जवाहरलाल नेहरू होगा, जब रिपोर्ट आएगी तो मोतीलाल नेहरू लाएंगे, ठीक है। लिख इसलिए दिया है जिससे कि आपके ऑप्शंस में ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन होगा, पंडित मोतीलाल नेहरू भी ऑप्शन होगा। तो आप अगस्त प्रस्ताव काफी ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो इसका मतलब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक नहीं करेंगे, किसको टिक करेंगे, मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को टिक ना करके चले आइएगा, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में थी क्या, इस रिपोर्ट में क्या था, अच्छा ये रिपोर्ट कहाँ बनी थी, ये रिपोर्ट बनाई गई थी, निर्माण हुआ था इस रिपोर्ट का बम्बई में, बम्बई में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट बनाई थी और इस रिपोर्ट का निर्माण मुंबई में हुआ था। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। अब रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट की खासियत क्या थी, ये बहुत बड़ी बात है। इस रिपोर्ट में, ठीक है, सबसे पहले इस रिपोर्ट में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया, लिखित संविधान बनाया गया। सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया। इसमें क्या था कि इस लिखित संविधान में क्या क्या था, इसमें मौलिक अधिकार थे, अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान भी रखे गए थे। इस रिपोर्ट की खासियत में और क्या था, रिपोर्ट में जो लिखित संविधान बनाया गया उसमें इसमें मौलिक अधिकार, ठीक है, और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, संख्यकों को आरक्षण या को अधिकार, और क्या था इसमें, और था इसमें अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का भी प्रावधान था, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या था, इस रिपोर्ट में पहले लिखित संविधान बनाया गया और इसमें मौलिक अधिकार रखे गए, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए, अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान भी लाए गए थे। अब ये तो इसकी पॉजिटिविटी थी। अगर आप ये पहला संविधान की तरह ये बनाया गया था, क्योंकि कई बार मांग उठ रही थी, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें
उन्होंने संविधान बनाया, ठीक है। उसका नाम संविधान नहीं रखा, लेकिन उसका नाम अगस्त रिपोर्ट ही रहा। लेकिन उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए, अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान भी दिए गए, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि अब हमारे भारत में क्या होता था कि हमारे भारत में अगर कोई नियम बनता है तो उस नियम को ना मानने वाले काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब इसका विरोध किसने किया? अब इस अगस्त रिपोर्ट का विरोध के बारे में बात कर लो। अगस्त रिपोर्ट 1928 का विरोध अगस्त रिपोर्ट 1928 का विरोध के बारे में बात की जाए तो इसका विरोध किया मुस्लिम लीग ने। और किसने किया? देसी रियासतों के राजाओं ने। देसी रियासतों के राजाओं ने। ये जो देसी रियासतों के राजा, ये बड़ा समस्या था, और ये मुस्लिम लीग, ये भी बहुत बड़ा समस्या था। कांटा मान के चलो, क्योंकि कोई भी, जैसे मान के चलो, हर राज्य का एक राजा होता था, और कोई भी राजा खुद का राज्य किसी दूसरे के हाथों सौंपना नहीं चाहता था, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के भी कंट्रोल में आए। वो हमेशा अपने लिए अपने खुद को स्वतंत्रता चाहते थे खुद से, ठीक है। तो उन लोगों ने विरोध किया कि हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमारा खुद का राज्य है, हम यहाँ के राजा हैं और हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है, हम पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। वही मुस्लिम लीग ने भी यही सब किया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिए गए, इसलिए हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं, हम इस रिपोर्ट की समर्थन बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगस्त रिपोर्ट 1928 में आ गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक अधिवेशन हुआ 1929 का, ठीक है। 1929 का एक अधिवेशन हुआ। अब इस अधिवेशन में ये देखो, एक अधिवेशन हुआ। अब ये अधिवेशन हुआ कहाँ, ठीक है। 1929 का अधिवेशन अब इस 1929 के जो अधिवेशन हुआ कहाँ था? पहली बात, कहाँ हुआ? इसके कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कहाँ हुआ? जो 1929 किसने अध्यक्ष कौन रहा? अध्यक्षता किसकी थी, ठीक है। और मांग क्या उठी, ठीक है। मांग क्या थी, अध्यक्षता किसने की, और कहाँ हुआ? इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अधिवेशन हुआ था 1929 का, वो हुआ था लाहौर में, जो आज के टाइम कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो लाहौर का अधिवेशन था। अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें मांग क्या हुई? इसमें स्वराज की मांग पर पूर्ण स्वराज की मांग सामने आई। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग प्रबल हुई। देखो, थोड़ा सा चीजें समझने वाली। जो अगस्त रिपोर्ट लाए थे मोतीलाल नेहरू, और ठीक एक साल बाद जब विरोध हुआ इन सब चीजों का, ठीक है, संविधान उन्होंने बनाया भी अगस्त रिपोर्ट में, ठीक है, कुछ अधिकार भी दिए लोगों को। और उसके बाद मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने, इन के राजाओं ने इस रिपोर्ट का विरोध भी किया। उसके एक साल बाद 1929 में एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उनके ही बेटे, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें मांग उठी पूर्ण स्वराज की, ठीक है। हमें क्या चाहिए? पूरी तरह से आजादी चाहिए, ना कि टुकड़ों में आजादी, ठीक है। और ये वही अधिवेशन है, ठीक है, ये वही अधिवेशन है। और ये जो देखो,
जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1929। ठीक है, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी, देखो ये जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1929। इसी टाइम पीरियड में डिसाइड किया गया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम 26 जनवरी को, और यहीं पर हमारा जो राष्ट्रगान है वो गाया गया था, और इसी 26 जनवरी को जो राष्ट्रगान गाया गया था, इसी की याद में जब हम आज़ाद होते हैं तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हम पूरी तरह से अपने जो संविधान को अपना लेते हैं, यानी अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे तो बनकर तैयार पहले हो जाता है, नवंबर में तैयार हो जाता है, लेकिन हम वेट करते हैं और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह संविधान अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वही टाइम पीरियड है 1929 का, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बन तो नवंबर में गया था, तो 26 जनवरी फिर उसके कुछ टाइम वेट करने के बाद क्यों अनाउंस किया गया कि हमने संविधान बना लिया, और उस पर साइन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हुए? ठीक है, तो वो टाइम पीरियड इसी से आया था, 1929 में ही डिसाइड कर लिया गया था, जब जो राष्ट्रगान गाया गया हमारा उस पूर्ण स्वराज में। ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उसी टाइम जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, उसी टाइम पीरियड में ये बात कही थी कि हम भविष्य में जब हम आजाद होंगे और जो हम अपना संविधान बनाएंगे तो हम 26 जनवरी को उस संविधान को लागू करेंगे सभी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1929 से आगे बढ़े, फिर आता है 1936 का। 1936 1935 में एक बहुत बड़ी चीज आई थी हमारे सामने, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1936 के बारे में बात करते हैं तो 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? अधिवेशन, अधिवेशन। ठीक है, इसमें सेम वही है, कहाँ हुआ? अध्यक्षता किसने की? ठीक है, ये सब चीजें छोड़ो, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजलपुर में, फैजलपुर। ठीक है, फैजलपुर में इसकी अध्यक्षता हुई, जिसमें कांग्रेस के मंच में पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। इसमें विशेषता क्या रही? विशेषता रही कि कांग्रेस के मंच से, ठीक है, फर्स्ट टाइम कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। निर्माण की मांग की गई। देखो, ये वो वाली नहीं है जिसमें कैबिनेट मिशन ने स्वीकृति दी थी, ये उनकी खुद की संविधान सभा थी जो उन्होंने पहले से बना रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब आएगा एक 1936 में तो ये चीज हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? एक घटना घटी मार्च 1942 को। ठीक है, तो क्या घटना थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मार्च 1942 को, ठीक है, तो मार्च 1942 में घटना घटी द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वार का। सेकेंड वर्ल्ड वार। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि भारतीयों को कहा गया कि ऐसा है कि आप लोग भी सपोर्ट करो हमें, मतलब भारतीयों को अपनी तरफ से यानी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों ने मना कर दिया कि भाई आपका युद्ध है, हम क्यों लड़ें आगे। तो अब लालच दिया जाएगा इनको
अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ही एक क्रिप्स मिशन आता है भारत में, क्योंकि अब भारतीयों को लालच देना था कि अगर भारतीयों को युद्ध में शामिल करना है तो भारतीय युद्ध में शामिल किस तरह हो सकते हैं, तो उनको कुछ लालच वालच दिया जाएगा। ठीक है, तो उस लालच को तौर पर एक मिशन आया भारत में, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के अंदर आपको पता है कि 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन के। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, जो एक सदस्य था, इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को वचन दिया, लेकिन यह डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी। लेकिन नहीं, ये नहीं है, सर पैथिक लॉरेंस इसमें नहीं थे, कैबिनेट मिशन में थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या क्या हुआ उस चीज को देख लेते हैं। क्योंकि क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन में ये जो सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है, ये तीनों लोग थे, लेकिन क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये तीनों नहीं थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। अब क्रिप्स मिशन, इसमें क्रिप्स मिशन की विशेषता क्या थी? ठीक है, क्रिप्स मिशन में एक बात आई सामने डोमिनियन स्टेट की, डोमिनियन स्टेट की, यानी कि इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीयों को एक डोमिनियन स्टेट यानी कि औपनिवेशिक स्टेट देने की बात की गई कि राज तो हम ही करेंगे। ठीक है, हम मतलब सर्वोपरि हम ही होंगे और उससे नीचे आप होगे, मतलब आप हमारे औपनिवेशिक होगे। ठीक है, आप हमारे औपनिवेशिक, हम दूर दूर रहकर आप पर राज करेंगे और आप अपने काम आप खुद ही कर लेना। जैसे कि मान के चलो घरेलू काम आप खुद ही कर लेना और हम बस दूर रहकर आप पर राज करेंगे। ठीक है, तो ये भारतीयों ने इस बात का विरोध किया और इससे भी काम नहीं चला, क्रिप्स मिशन से भी काम नहीं चला। ठीक है, अब इसको अब जो इस क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने क्या बोला, क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और गांधी जी रिजेक्ट कर दिया, नाम, ठीक है, नामंजूर कर दिया कि हम इसके चक्कर में नहीं आएंगे, हमको अब चाहिए पूरी तरह आज़ादी। ठीक है, हमको अब डोमिनियन, किसी का भी डोमिनियन स्टेट नहीं बनना है, हमको अब पूरी आज़ादी चाहिए अगर हमारा समर्थन चाहते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और इसका एक नाम दिया गया, स्क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। किस संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, तो किसने, तो किस मिशन को दी थी? क्रिप्स मिशन को दी थी। और किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने। गांधी ने इसको क्या संज्ञा दी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात अंग्रेज का एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। इस पोस्ट डेटेड चेक का अर्थ क्या होता था उसको देखो। इस पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है, ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। ठीक है, ये पोस्ट डेटेड चेक का मतलब था, अर्थ था।
भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने जून 1945 में एक शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई। ठीक है, यानी क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब इसके बाद अब लेकिन बर्डवार तो चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, समर्थन तो चाहिए। ठीक है, तो एक गवर्नर थे, जनरल थे, वायसराय थे। ठीक है, एक वायसराय का क्या नाम था, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल, ठीक है। लॉर्ड बेवेल कौन थे, वायसराय थे, वायसराय। टाइम पीरियड कब था, ये टाइम पीरियड था जून वो 1945, जून 1945। तो जून 1945 को लॉर्ड बेवेल, जो कि उस टाइम पीरियड के वायसराय थे, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आह्वान किया, किसका, सर्वदलीय बैठक का, सर्वदलीय बैठक का। ठीक है, सर्वदलीय बैठक में सभी भी जितने भी दल भारत में थे बड़े बड़े, ठीक है, उन सभी की बैठक बुलाई कि आप लोग आइए और हम लोग एक समझौता करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो बैठक कहाँ बुलाई गई थी, आह्वान कहाँ हुआ, शिमला में। ठीक है, शिमला में, क्लियर, शिमला में बुलाई बैठक। अब इस बैठक में अच्छा इस शिमला में एक बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक। तो इस बैठक को क्या नाम दिया गया बाद में, भविष्य में इसी बैठक को बेवेल योजना या शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। शिमला सम्मेलन, ठीक है, बेवेल योजना या इसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, निष्कर्ष इसका कुछ नहीं निकला, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला इसका, यानी कि भारतीय नहीं माने। समझ रहे हो, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, बेवेल योजना भी फेल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। अब इन सब चीज, जब ये सब चीजें फेल हो गई, अब फिर क्या था, उसके बाद इस चीज को थोड़ा सीरियस लिया गया। टाइम पीरियड आया मार्च 1946, मार्च 1946, चीजों को सीरियस लिया गया और फिर से जब एक योजना लाई गई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन में इस कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। और इनके साथ दो लोग और थे। ठीक है, प्लस थे सर अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, और कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स को भी शामिल किया गया था क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था और ये लेकर आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ही लेकर आए थे, लेकिन वो अलग बात है कि इनका जो मिशन था वो फेल हो गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, लेकिन वो यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जान गए थे कि एक्चुअल में इन लोगों को चाहिए क्या। ठीक है, तो सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर के साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स भी आए। ठीक है, किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है,
अब इस योजना में क्या क्या चीजें हुई उनको देखते हैं। इस आयोग द्वारा तत्कालिक समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई। ठीक है, अब इन्होंने कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि इन्होंने भारतीयों को संविधान सभा के निर्माण की बात मंजूर कर ली। संविधान सभा निर्माण की बात मंजूर कर ली। ठीक है, मंजूर कर ली। अब संविधान सभा भविष्य में क्या करेगी? अच्छा, संविधान सभा करेगी क्या? फ्यूचर में संविधान का निर्माण करेगी। संविधान का निर्माण करेगी संविधान सभा। ठीक है, तो फ्यूचर में ही संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। इसलिए इस संविधान का निर्माण करने से पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया, क्योंकि अब इस संविधान सभा में जो लोग थे, ठीक है, वो कैसे लोग थे? इस संविधान सभा में कुछ लोग होंगे। अब इस संविधान सभा में मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स थे 389। ये टाइम पीरियड तब है जब पाकिस्तान और भारत एक ही था। ठीक है, तो टोटल 389 लोग थे। अब 389 लोगों को लड़ाया गया, चुनाव लड़ाए गए। ठीक है, 389 लोगों को चुनाव लड़ाए गए, जिनमें, ठीक है, जो कहां से आए थे? जो ब्रिटिश भारत से आए थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जो क्षेत्र तो भारत का ही है, लेकिन राज ब्रिटिश कर रहा था, यानी कि वहां का जो राजा या जो भी है गवर्नर ही हुआ करता था। ठीक है, तो वहां से कितने लोग आए? तो वहां से थे 292 सदस्य। ठीक है, 292 मेंबर थे, और 4 चीफ कमिश्नरी से आए थे। चीफ कमिश्नरी से कितने आए थे? 4 मेंबर। और देसी रियासतों से, जहां पर अभी भी राजा हुआ करता था, देसी रियासतों से कितने लोग आए थे? 93। ठीक है, इनके चुनाव कैसे होते थे? देखो, इन लोगों के चुनाव इलेक्शन से हुआ करते थे। ठीक है, अब ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता था? इन दोनों का निर्वाचन, देखो, देसी रियासतों के हुआ करते थे राजा लोग या राजा के प्रतिनिधि थे। ठीक है, जो 93 लोग थे वो अपॉइंट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। किनके द्वारा? राजाओं के द्वारा, या राजा खुद ही हुआ करते। लेकिन फिलहाल तो राजाओं ने भाग नहीं लिया। राजाओं ने अपने अपने बुद्धिमान लोगों को इस संविधान सभा में भेजा। लेकिन ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के जो लोग थे, इनका चुनाव कैसे होता था? इनको इलेक्शन कराते थे। ठीक है, इलेक्शंस के माध्यम से ये लोग संविधान सभा के मेंबर बने। अब सब इलेक्शन कितने लोगों के बीच में होते थे? ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, 10 लाख प्रति एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति पर 10 लाख लोग, एक व्यक्ति को 10 लाख लोग चुनते थे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के लोग चुनकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संविधान को सदस्यों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, टोटल ये जो 389 सदस्य हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से थे?
पहला था सामान्य, दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा कौन था? सिख, अर्थात पंजाब, सिख पंजाब। ठीक है, तो सामान्य, मुस्लिम और सिख यानी पंजाब, जो 389 लोग थे, इन 3 भागों से डिवाइड किया, सामान्य, मुस्लिम और सिख, और यहीं से लोग चुनकर आए हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि संविधान सभा में 389 लोगों का इलेक्शन हुआ और 389 लोगों की संख्या आ गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद 389 जब संविधान सभा में बैठने का नंबर आया तो कुछ लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट किया किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का क्यों बॉयकॉट किया? क्योंकि देखो संविधान सभा का बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि ये जो संविधान सभा थी वो भारत का संविधान बनाने की बात कर रही थी। ठीक है, रीजन था बॉयकॉट करने का, रीजन था संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। ठीक है, इसलिए बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, मुस्लिम लीग वाले, वो क्या चाहते थे? ठीक है, वो पाकिस्तान का भी, वो यहीं पर पाकिस्तान की मांग उठी। पाकिस्तान की मांग उठी पर नामंजूर कर दी गई। हो गई। ठीक है, इसलिए लोगों ने बॉयकॉट कर दिया इस संविधान सभा का। और अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान की मांग उठी और नामंजूर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि 389 लोगों का 1946 जुलाई 1946 को क्या हुआ कि चुनाव हुए। इलेक्शन, जो संविधान सभा थी, इलेक्शन के माध्यम से 389 लोगों का चुनाव होना था। जुलाई 1946 को इलेक्शन संपन्न हुए। इलेक्शन जब संपन्न हुए तो उनमें क्या हुआ कि उनमें किस तरह के लोग जीते उसको देखो। इलेक्शन जब संपन्न हुआ तो कांग्रेस के सदस्य जीते 208 सीटें। ठीक है, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य जीते, और जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे वो कितने लोग जीते थे? वो 15 सीटें जीती थी। ठीक है, क्लियर 3 चीजें, यानी कांग्रेस से 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग से 73, और अदर जो ना कांग्रेस, जो किसी पार्टी से नहीं, जिन्होंने सेल्फ चुनाव लड़ा था, वो 15 लोग जीते थे जब जुलाई 1946 को चुनाव हुए संविधान सभा के लिए। क्लियर? अब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे उनको देख लो। 4 चीफ कमिश्नरी, एक टोटल कितने लोग थे? 389 का टाइम पीरियड था। ठीक है, कमिश्नरी, 4 चीफ कमिश्नरी। कौन कौन से एरिया से लोग आए थे? एक आया था दिल्ली,
दूसरा था कुर्ग कर्नाटक, तीसरा था अजमेर मेरवाड़, अजमेर मेवाड़ मेरवाड़ा, और चौथा कौन था? ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो आज प्रेजेंट में काफी ज्यादा लड़ाई होती रहती है पाकिस्तान और बलूचिस्तान की, तो वही वाला एरिया था ब्रिटिश बलूचिस्तान चिस्तान पाक। ठीक है, तो 4 कम्युनिस्ट क्षेत्र यहाँ के थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान के। ठीक है, तो यहाँ टोटल मिला के 389 सदस्य हुआ करते थे। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक अंतरिम, इसी आधार पर किसका गठन हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्योंकि 389 लोग तो जीत ही गए ना, तो प्रत्येक एरिया से एक मेंबर जीत गया है, तो अंतरिम सरकार का गठन हो गया। 2 सितंबर 1946 को से कार्य प्रारंभ होना शुरू हुआ। सुनो, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, चुनाव भी हो गए। टाइम पीरियड आता है 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को इन सभी लोगों को इनका एरिया देने से पहले ही क्या हुआ कि 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मतलब कार्य प्रारंभ किया लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 2 सितंबर 1940 को संविधान सभा में मुस्लिम लीग बायकॉट कर गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि लगभग 389 में से लगभग 90 सदस्य 90 मेंबर छोड़ दिए। ठीक है, तो अब जब 90 मेंबर छोड़ दिए तो लगभग कितने मेंबर्स बचे? 299। तो अब 299 सदस्य रह गए 389 में से, जब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार के अध्यक्ष कौन रहे थे? ठीक है, इस सरकार के अध्यक्ष कौन रहे थे? ठीक है, इस सरकार के अध्यक्ष कौन रहे थे? लॉर्ड बेवेल। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड बेवेल योजना भी फेल हो गई थी, लेकिन दोनों लोगों को मौका जरूर मिला था कि जो सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड बेवेल रहे और उपाध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। ठीक है, इस सरकार ने सदस्य संख्या कितनी रखी? 14। ठीक है, नेहरू के साथ 14 रखी। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 की बात है। 26 अक्टूबर 1946 में देखो क्या हुआ कि इस सरकार का पुनर्गठन हुआ। सरकार का पुनर्गठन हुआ क्योंकि लोग छोड़ गए थे और क्लियर, इस सरकार का पुनर्गठन हुआ। मार्च 1947 के बारे में बात करते हैं कि मार्च 1947 तक आते हैं।
तो मार्च 1947 में एक योजना आई, जिसको बोलते हैं, एक यहाँ के जो एक वायसराय अलग हुए, अब वायसराय चेंज हुए। वायसराय कौन आए? माउंटबेटन। तो मार्च 1927 को वायसराय बनते हैं माउंटबेटन, और इन्हीं के टाइम पीरियड में एक योजना आती है इन्हीं के नाम से, माउंटबेटन योजना। ठीक है। तो 3 जून, मार्च के बाद जून आएगी ना, तो 3 जून 1947, 3 जून 1947 को एक योजना आती है जिसको बोला जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना या जून योजना। तो इनको 3 नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है, या जून योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास किया था। 18 जुलाई, ठीक है। इसको कब पास किया गया था? 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन क्राउन ने पास किया इस योजना को, ने साइन कर दिए थे। और इस योजना के तहत 2 भागों में बांट दी थी। इस योजना के तहत भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। और इसी के तहत ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त का टाइम आया, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त का टाइम आया। और इसमें क्या हुआ कि भारत को 2 अधिराज्यों में डिवाइड कर दिया गया। 2 अधिराज्यों में बांट दिया। और कौन, उनके नाम क्या क्या पड़े? एक का नाम भारत पड़ा और दूसरे का नाम क्या पड़ा? पाकिस्तान। और इससे पहले ये पाकिस्तान डिवाइड होने से पहले एक एक्शन आता था, डायरेक्ट एक्शन, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम और हिंदुओं की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बस संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में बात करते हैं कि उनमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे, क्या क्या इफेक्ट पड़े थे। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बट गया 15 अगस्त 1947 को। क्लियर। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अधिकार हटा लिए गए। और क्या हुआ? भारत से ब्रिटेन के सभी अधिकार हटा लिए गए। क्लियर। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। कौन कौन सा जिला दे दिया गया? पूर्वी बंगाल, ठीक है, जो बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल, सिंध प्रांत या सिंध वाला एरिया, और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश। ठीक है। इन चारों को काट कर क्या बना दिया गया? पाकिस्तान। ठीक है। चारों काट के क्या बना दिया? पाकिस्तान बना दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्ण न हो
तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाया जाना तय हुआ। ठीक है, और एक की और आई कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, भारत का संविधान पूर्णतः नहीं बन जाता, तब तक 1935 का अधिनियम 1935 के अधिनियम से भारत का शासन चलाया जाएगा। भारत का शासन चलाया जाएगा। ये बात कही थी उस योजना के अंतर्गत। उसके बाद क्या हुआ कि भारत सभा को संविधान सभा को संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। संविधान सभा को विधान सभा को संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना। ऑलरेडी आपको पता है कि आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन ही थे। तो माउंटबेटन अंतिम गवर्नर, अंतिम अंग्रेजी गवर्नर थे। अंतिम अंग्रेजी वायसराय स्वतंत्र भारत के प्रथम फर्स्ट इंग्लिश वायसराय बने। वायसराय रहे, मतलब स्वतंत्र भारत के बाद 1947 के बाद भी ये रहे थे। और जो पहले देशी जो भारतीय गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में बात की जाए तो ये तो भारत के हो गए। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के जो वायसराय कौन बनाए गए, कौन बनाए गए उस टाइम पीरियड में, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। विभाजन के बाद क्या हुआ, के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और क्या हुआ कि 9 दिसंबर, ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फर्स्ट बैठक हुई। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, काफी ज्यादा आ जाता है ये क्वेश्चन भी, क्या अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सिन्हा ने। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये तो पहली बैठक थी, सेकेंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसके अध्यक्ष कौन रहे, देखो ये थे अस्थाई अध्यक्ष,
जो मनोनीत किए गए थे। अब ये थे अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ये चुने गए थे अध्यक्ष। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके और क्या हुआ कि एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम है BN राव, BN राव। ठीक है, इनको क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। ये कौन बने? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और देखो, ये तो अध्यक्ष हो गए, और उपाध्यक्ष के बारे में बात की जाए। उपाध्यक्ष कौन रहे? तो उपाध्यक्ष रहे SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बैठक का टाइम आता है। तीसरी बैठक ये कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने क्या पेश किया? उद्देश्य का प्रस्ताव पेश हुआ, उद्देश्य का। ठीक है, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। इस उद्देश्य को अपनाया कब था? ये पेश हुआ और ये एक्सेप्टेड कब हुई? 22 जनवरी 1947 को। 1947, तो 22 जनवरी 1947 को ये जो संविधान सभा ने इसे अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। ठीक है, इस उद्देश्य का से ही प्रस्तावना बनी। क्या बनी? प्रस्तावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है? देखो, इस तरह से हमारा संविधान बना, संविधान सभा बनी, उद्देश्य का प्रस्तावना हमारे सामने आई। अब उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का भी गठन किया गया कि अब जब संविधान बनाया जा रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें भी जरूरी हैं, उस चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसको कौन कौन सी कमेटी दी गई, किसकी समिति के कौन कौन अध्यक्ष रहे, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो समिति एक तरफ डालो, समिति दूसरी तरफ अध्यक्ष, यानी किस सब कमेटी के कौन अध्यक्ष रहे, इनके बारे में बात करें। तो पहली है संघ समिति, दूसरी संविधान समिति। देखो, कुछ समिति थी और कुछ थी उप समिति, तो हम अभी सिर्फ समिति के बारे में बात करेंगे, उप समिति के बारे में नहीं बात करेंगे। तो संघ समिति, संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति या राज्य समिति। ठीक है, तो इन तीनों ही समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद करते हैं रियासतों से परामर्श समिति। राज्यों व रियासतों से परामर्श समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, और कौन रहे थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकार, संख्यक समिति।
और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, इन तीनों कौन रहे थे? सरदार पटेल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार पर उप समिति। यहाँ पर उप समिति भी देख लो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पर उप समिति और झंडा समिति। झंडा समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया भी, तो इसको ध्यान में रखना। झंडा समिति, तो मौलिक अधिकारों पर उप समिति, झंडा समिति, इन तीनों के ही अध्यक्ष कौन रहे थे? तो JV कृपलानी, ठीक है। चौथे पे आते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रक्रिया या नियम समिति। प्रक्रिया या नियम समिति, या संचालन बोल सकते हो आप, संचालन समिति, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसके रहे थे राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संसद का जो संविधान सभा की कार्यवाही किस तरह स्टार्ट होगी, उसका संचालन किस तरह किया जाएगा, ये कौन तय करेगा? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति। प्रारूप समिति का तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं, सिर्फ प्रारूप समिति जो इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति को, और इसको भी बोलते हैं ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या समिति, या मसौदा तैयार करने वाली समिति, मसौदा, ठीक है। तो इसके कौन थे? BR अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद संविधान समीक्षा समिति के थे MN वेंकटचलैया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना है उतना आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब प्रारूप समिति की अगर बात की जाए, इस समिति के कितने सदस्य थे? तो टोटल देखो, इस समिति के 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। 6 मेंबर थे अलग, और उनमें एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जोड़ लिया जाए तो टोटल 7 मेंबर थे इस समिति में। उनके नाम देख लो। पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। दूसरे हैं अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, स्वामी अयंगर। तो अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। चौथे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद भी रखने हैं। 5वें थे N माधवराज। क्या नाम था? N माधवराज। अब ठीक है, इनकी जगह बाद में आ गए, तो ये थे पास्ट के, ठीक है। इनकी जगह किसने ले ली थी? BL मिश्रा। देखो, N माधवराव ने जगह ली थी, किसकी ली थी? BN मित्तल की जगह ली थी, ठीक है, N माधवराज ने। छठा कौन है? TT कृष्णाचार्य,
कृष्णाचारी, क्योंकि बाद में एक्सपायर हो गए थे BN मित्तल, उनकी जगह पे N माधवराज ने ली थी। उसके बाद TT कृष्णाचारी की चारी ने जगह ली थी, किसकी ली थी? DP खेतान की, DP खेतान की। क्लियर? उसके बाद सातवें हैं जो हैं मोहम्मद सादुल्लाह। तो एकमात्र मुस्लिम इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे मोहम्मद सादुल्लाह। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया था। फर्स्ट बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। ठीक है, जिसमें महिलाएं कितनी थी? इसमें महिलाएं थी 15 महिलाएं। ठीक है, 15 वुमेन थी। ठीक है, और उसके बाद 13-15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, और भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई थी। ठीक है, आजादी के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 324 मेंबर रह गए। ठीक है, संविधान सभा में। ठीक है, और 3 वाचन संपन्न किए गए थे, आपको पता ही है। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, अक्टूबर 1947, ये जो संविधान सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई। ठीक है, अंतिम वाचन कब हुआ? अंतिम वाचन कब हुआ था इसका, संविधान सभा का? तो 17 नवंबर 1949 को। 1949 से कब तक रहा था? 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, यानी 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसका अंतिम वाचन रहा था संविधान सभा का, जिसमें संविधान को अपना लिया गया था। इसमें टोटल बैठकों के बारे में बात की जाए, टोटल बैठकें कितनी हुई थी? 105। ठीक है, 105 बैठकें हुई और 12 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। संपन्न अधिवेशन 12। ठीक है, भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन हो चुके थे। 4 अधिवेशन हो चुके थे। ठीक है, 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। 7वें अधिवेशन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, और मई 1949 के बारे में बात करते हैं। मई 1949 राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। भारत ने राष्ट्रमंडल, एक राष्ट्र के रूप में सामने आया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। ठीक है, और 24 नवंबर 1949 को ये अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को। तो 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है,
जिसमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। अंतिम बैठक में भाग लेने वाले सदस्य थे 284, यानी 284 लोगों ने भाग लिए थे और इन्होंने साइन किए संविधान पर, ठीक है। और पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे, राजस्थान से 12 सदस्य आए थे, ठीक है। इनमें बात की जाए तो राजस्थान से कितने सदस्य थे, 12। रियासतों से कितने सदस्य थे, रियासतों से कितने सदस्य थे, 11। और चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे, 1, ठीक है। 6 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद, ठीक है। 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद, 15 आर्टिकल, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद, संक्रमणकालीन उपबंध, उपबंध, ठीक है, लागू किए गए। क्या किए गए, लागू किए गए। कब किए गए, 26 नवंबर 1949 को। और संपूर्ण संविधान के बारे में बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हो गया, क्लियर। लेकिन 24 जनवरी 1950 के बारे में बात, थोड़े दिन पहले, -2 डेज, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अंतिम बैठक बुलाई गई। अंतिम बैठक बुलाई गई। इस अंतिम बैठक में क्या हुआ था, अच्छा इस अंतिम बैठक में प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे। प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहीं पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। यहीं पर एक्सेप्टेड हुआ, राष्ट्रगीत प्लस गान दोनों ही अपना लिए गए, दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, आपको पता है। राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रगान वंदे मातरम किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और पहली बार कब गाया गया था, ये फर्स्ट टाइम 1911 में कोलकाता में, ठीक है, गाया गया था। और इसकी जो टाइमिंग थी 52 सेकंड की थी। कितनी सेकंड थी, 52 सेकंड की, ठीक है। राष्ट्रगान की कितनी जो है वो कितने सेकंड का है, राष्ट्रगान 52 सेकंड का। और जो मूल रचना थी इसकी बांग्ला थी, मूल रचना, यानी कि वो हिंदी में कन्वर्ट किया गया, मूल रचना थी इसी बांग्ला। राष्ट्रगीत के बारे में बात की जाए, राष्ट्रगीत देखो जनगण मनगढ़ राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत के बारे में बात की जाए, राष्ट्रगीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यह मूलतः संस्कृत का है। इसकी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत, ठीक है। और ये किससे लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से, ठीक है। तो हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसमें हमने देखा कि संविधान सभा और संविधान के निर्माण किस तरह बनाया गया, जिसमें किस तरह से हमारे सामने चीजें प्रस्तुत की गई और किन किन लोगों ने हमारा योगदान दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगस्त रिपोर्ट से शुरुआत हुई थी 1928 को, ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और दूसरी रियासतों
ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कोई भी किसी के कंट्रोल में आए। 1929 में का अधिवेशन हुआ, जहाँ पर कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। और 1936 में आते हुए अधिवेशन फैजापुर में हुआ था, और इसकी विशेषता थी कांग्रेस ने मंच में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। और मार्च 1942 को सेकंड बंटवारा है, जिस अब भारतीयों को उस युद्ध में सम्मिलित करना था, तो इसलिए लालच के तौर पर क्रिप्स मिशन भेजा गया, लेकिन वो फेल हो गया था। और इसी को क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने बोला था, यानी कि अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है, इसका अर्थ होता है। लाल बेबल योजना आई, जिसको बाद में, ठीक है, वहाँ के वायसराय थे, और 1945 में ये लॉर्ड बेवल, बेवल योजना है, शिमला इस योजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा भारत के लोगों पर। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसकी अध्यक्षता की थी सर पैथी लॉरेंस ने, साथ दिया था एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। इन्होंने भारतीयों को संविधान सभा निर्माण की बात मंजूर कर दी, और एक कैबिनेट मिशन बनाने की, वो संविधान सभा बनाने की बात कर दी गई। ठीक है, जिसमें 389 लोगों को चुना गया, और उनके इलेक्शन द्वारा उनको चुना गया था। ठीक है, और 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था। 389 में 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया। ठीक है, और यहीं पर संविधान की मांग उठी थी, संविधान की मांग नामंजूर कर दी गई थी। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन में जुलाई 1946 को इलेक्शन संपन्न हुए, और 208 सीटें कांग्रेस जीती, और 73 मुस्लिम लीग की, और अदर 15 जीती थी। 4 चीफ कमिश्नरों के बारे में बात की जाए तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान के थे। इसी आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा में, ठीक है, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, और 389 से 90 सीटें गायब हो गई। 299 सीटें बची, जिनमें अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवल, और उपाध्यक्ष थे पीटी जवाहरलाल नेहरू। इस सरकार ने सदस्य संख्या 14 रखी, और 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुनर्गठन हुआ। मार्च 1947 के बारे में बात की जाए तो वायसराय माउंटबेटन रहे, और यहीं पर इस माउंटबेटन को ही विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और दोनों को ही अपना अपना संविधान बनाने की बात कर दी गई। और जब तक संविधान बन नहीं जाता, तब तक वो 1935 के अधिनियम के द्वारा अपना शासन करेंगे। ठीक है, भारत के जो वायसराय रहे थे, वो स्वतंत्र भारत के रहे थे माउंटबेटन, और पश्चिमी के थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि आपको फ्री क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, और ये आपके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगी।